हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी की बुक क्षितिज का चैप्टर नंबर 1 जो है, जो कि है दो बैलों की कथा। इससे पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इससे पिछले वीडियो में हमने लेखक का परिचय पढ़ा था। लेखक हैं इसके मुंशी प्रेमचंद। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो हमने उनके बारे में थोड़ी बातें पढ़ी थी और उनके स्वभाव के बारे में पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उनके इस लेखन को, जो उन्होंने ये लिखा है उसको पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब भी किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय किया नहीं जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगने का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं करते हुए सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखेगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधेपन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों को अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। जो अमेरिका ने उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते, जो तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते और फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो हम सब ने आज तक जब भी देखा है तो जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन यानी बेवकूफ़, जिसके पास दिमाग ही नहीं है, वो किसको कहा जाता है? गधे को। और जब भी हम किसी को परले दर्जे यानी सबसे पहला 1 नंबर का बेवकूफ़ कहते हैं अगर हम, तो उसे हम कहते हैं गधा। उसे हम गधा कहते हैं। तो लेखक सवाल ये उठाते हैं कि गधा क्या सचमुच बेवकूफ़ है या फिर उसके सीधेपन के कारण। अब देखो, सहिष्णुता का मतलब जो सभी धर्मों पर विश्वास करें। ठीक है, इसका निश्चय तो किया नहीं जा सकता। अब गाय सींग मारती है। गाय जो है वो अपनी सींगें मारती है, और जो ब्याई हुई गाय होती है वो तो खुद एक सींगनी बन जाती है, खुद सींगने का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बेचारा बहुत गरीब जानवर होता है, पर वो भी अपना गुस्सा दिखा ही देता है। पर गधे को कभी आपने सुना है कि गधे ने गुस्सा दिखाया? हाँ, बैसाख के महीने में कुलेल मार लेता है। कुलेल का क्या मतलब होता है? कुलेल का मतलब मिट्टी से खेलना, जो कि वो अपने पैरों को रौंदते हैं मिट्टी में, उसे हम कुलेल कहते हैं। ठीक है, कुलेल ये रहा शब्द। ठीक है, तो ये बात हमने देखी, कुलेल ये रहा। और हमने तो कभी उसके चेहरे पे कभी हंसी देखी नहीं देखी।
वो हमेशा एक सिंपल नॉर्मल मोड में हमेशा रहता है, और फिर ना वो कभी बदलता है ना कुछ। ठीक है, अब देख लो, सीधा जो सीधापन है ना संसार के लिए कभी ठीक ही नहीं है। अब जैसे देख लो भारतीय वासियों को, भारत के वासी है ना, इंडियंस, क्या उन्हें क्या दुर्दशा हो रही है उनकी अफ्रीका में। अफ्रीका में हमने सुना था कि काले लोगों को, जो काले लोग होते थे, जो ब्लैक होते थे, उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था। तो अफ्रीका में तो हमारे इंडियंस तो ज़्यादा गोरे नहीं होते ना, वो तो काले सांवले होते हैं, तो उन्हें भी इल ट्रीट किया जाता था अफ्रीका में। और क्यों? अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता उन्हें, ना वो शराब पीते हैं, और वो 4 पैसे जो एक कुसमय, यानी जब उनका ख़राब समय होता है उसके लिए बचा के रखते हैं। जी तोड़ कर काम करते, किसी से लड़ाई भी तो नहीं करते, और 4 बातें सुनकर, यानी 4 बातें मतलब खरी खोटी सुनकर भी वो गम खा जाते हैं और फिर काम करते हैं, पर फिर भी वो बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर उन्होंने भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते ना, तो शायद फिर उन्हें भी सभ्य कहा जाता। अगर वो 2 बातें सुनकर नहीं उनका जवाब दे के काम करते, तो शायद फिर उन्हें सभ्य कह दिया जाता। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल, मिसाल, जापान एक मिसाल सामने है। कैसे? एक ही विजय ने उसे इसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। ये विजय कौन सी थी? आई थिंक वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जब अमेरिका ने जापान पे बम डाला था, न्यूक्लियर आटम, हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर हैं उन पे जब डाला था, तो फिर वो विजयी हुआ। उसके बाद उसने लड़ा अपने लिए। तो जब वो लड़ा, उसने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, वो लड़ा, तो उसे क्या माना जाता है? गण्य माना जाता है, सभ्य जाति है। ठीक है, लेकिन गधा का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। पर गधे का एक छोटा भाई है जो उससे थोड़ा कम गधा है। अब यही इस का मतलब क्या है? गधे का छोटा भाई। गधे का छोटा भाई मतलब यानी उससे थोड़ा कम है, थोड़ा सा कम किन मामलों में? देखिए, दिखाते हैं हम। सीधेपन में, सहिष्णुता में, इन सब बात में उससे थोड़ा कम है, इसलिए उसे छोटा भाई कहा गया है। जो उससे कम ही गधा है, जो दिखने में गधा नहीं है, बट थोड़ा भाव से है, तो इसलिए कम गधा कहा गया है। और वो कौन है? बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलता जुलता है। जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में श्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। अब गधा कभी रिएक्ट नहीं करता, हर चीज़ में वो नॉर्मल ही रहता है। बट बैल, उसका छोटा भाई बैल क्या है? बैल रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है? अड़ियल बन जाता है, वो कभी कभी मारता भी है, असंतोष भी प्रकट कर देता है। इसलिए उसका स्थान जो है, उसकी जो जगह है, वो गधे से नीचे है। ठीक है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। झूरी एक कृषक का नाम है, झूरी काछी पूरा उसका नाम है, झूरी काछी। तो उसके 2 बैल हैं, हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के। पछाई हम कहते हैं
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। तो वहाँ पे हमने देखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग भी होते हैं वो कड़े संघर्ष वाले होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो इसलिए कहा है पछाई जाती है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं वो, दिखने में सुंदर, काम में चौकस, यानी हमेशा जागरूक वगैरह रहते हैं। ठीक है, दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते हैं। मुख्य यानी मौन भाषा, मौन भाषा में विचार विनिमय यानी डिस्कशन करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता कि वो एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ लेते होंगे, कैसे नहीं समझते होंगे, पर हाँ समझ जाते हैं। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हीरा और मोती के बारे में यहाँ पे बातें की गई है कि दोनों किसी, शायद उनके पास कोई गुप्त भाषा होगी जो कि गुप्त कुछ सीक्रेट कम्युनिकेशन का वे होगा जिससे वो दोनों बातें करते हैं, पर इंसान को नहीं पता, जो कि सबसे ज़्यादा कहते हैं कि मैं जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, उसे खुद को ही नहीं पता। ठीक है। कभी कभी वो दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को चाट कर या फिर सुनकर अपना प्रेम भी प्रकट करते थे। तो कभी कभी अपने सींगे जो हैं वो भी मिला लिया करते थे। विग्रह यानी लड़ाई के भाव से नहीं, यहाँ पे रुक जाइए एक मिनट, विग्रह यानी लड़ाई के भाव से नहीं मिलाते थे वो किस भाव से मिलाते थे, केवल विनोद यानी हंसी, हंसी के भाव से मिलाते थे, आत्मीयता के भाव से मिलाते थे। आत्मीयता मतलब अपनेपन के, अपनेपन के भाव से मिलाते थे। और दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। ठीक है, धौल धप्पा मतलब कभी गुस्सा हो गए, कभी लड़ाई होगी थोड़ी सी, ऐसा होता ही रहता है। बट अगर ऐसा ना हो तो इसके बिना तो जो दोस्ती है वो फुसफुसी या फिर ज़्यादा विश्वास करने लायक भी नहीं होती। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिलाकर चलते उस समय हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे रहे। जब भी इन लोगों को बैलों को कृषि के कार्यों में लगाया जाता था, हल वगैरह जोतने के लिए, तो दोनों में एक ही चेष्टा होती थी कि हीरा की चेष्टा होती थी कि वो मोती से ज़्यादा वज़न उठाए और मोती की चेष्टा होती थी हीरा से ज़्यादा वज़न उठाए। कंपटीशन के बेसिस पे नहीं, ये इसलिए होता था ताकि उसके फ्रेंड को जो है कम थकान महसूस हो। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। अब जब रात में आ गए, रात में, दोपहर में या फिर शाम को, जब भी मतलब वो खुले हल से फटाफट से आए और एक दूसरे को चाट कर एक दूसरे के थकान मिटा दी। और नादी कहते हैं उसको जिसमें उनका खाना दिया जाता है, घास भूसा जो भी होता है, तो उसमें दोनों एक ही साथ मुंह डालते। ठीक है, दोनों एक ही साथ मुंह डालते और जो भी है वो खाते। अगर एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात तो ये थी कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पीसना आ गया। पीछे से हाँक
दिखता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता। तो एक बार क्या हुआ, संयोग की बात तो ये है कि गोई गांव है, झूरी का ससुराल है, तो वहाँ पे वो उसे भेज देता है झूरी। अब बैलों को क्या पता कि उन्हें किस लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने सोचा कि हमारा मालिक ने हमें बेच दिया। अब पता नहीं बैलों को अच्छा लगा या बुरा लगा, ये तो वो खुद ही जान सकते हैं। अब झूरी का जो साला था गया, वो उसे अपने घर कहाँ था उसका, गोई में। गोई जब लेके जा रहा था तो उसे दांत पीसने आ गए, यानी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो पीछे से हाँकता तो वो पगहिये को पकड़ के आगे से खींचता, यानी पगहिया वो रस्सा सा, मोटा सा रस्सा होता है जिससे पशुओं को बांधा जाता है, ठीक है, उन्हें बांधा जाता है। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकराते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? तो क्या होता है कि फिर मतलब वो गया को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं था कि गया उन्हें ले जाए अपने गांव। अगर भगवान ने हीरा और मोती को थोड़ी सी आवाज़ दी होती तो वो झूरी से एक बार तो ज़रूर पूछते कि तुमने हमें क्यों बेच दिया, तुम हमें क्यों यहाँ से जाने दे रहे हो, कि हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, अगर हमने काम कम किया तो और करा लेते हमसे काम। हमें तो तुम्हारी ही सेवा में मरने को कबूल था। हम तुम्हारे लिए काम करते, तुम लोगों के लिए सारा काम करते, और हमने कभी आज तक चारे और दाने की भी शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो हम सब ने सिर झुका कर खा लिया। फिर भी तुमने हमें इस जालिम कौन, गया के हाथ बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। शाम का समय था जब वो अपने एक नए जगह पे पहुंचे, गया का घर गोई में। तो दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब उन्होंने नाद में मुंह डाला तो दोनों ने, मतलब नाद लगाया गया उन्हें नाद के पास, तो दोनों ने नाद पे मुंह भी नहीं डाला, तो उनका दिल भारी हो गया। उन्होंने मतलब झूरी के घर को, जिसे अपना घर समझा था, जिसके लिए अपना काम किया था, वो आज छूट गया। वो वहाँ से चले आए। ये नया घर है, नया गांव है, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते हैं। बेगाने मतलब पराये से लगते हैं। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे की कनखियों से देखा। एक दूसरे को कनखियों से देखा, कनखियों मतलब टेढ़ी नज़रों से एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियां टूट गई। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह मशवरा किया और दोनों ने कनखियों से बड़े टेढ़ी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा और लेट गए। और जब गांव में सब सो गए थे तो उन्होंने जोर से क्या किया, जिससे पगहा मतलब जिससे उससे बांधा जाता है, उसको तोड़ ही डाला और घर की तरफ चले गए। और पगहे इतने मजबूत थे, मतलब कोई कह नहीं सकता था कि कोई बैल इसे तोड़ के भाग जाएगा। और उस टाइम उनके पास दूनी यानी दुगनी शक्ति आ गई थी और एक झटके में सारी रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चढ़नी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराह लटक रहा है।
घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। जब झूरी सुबह उठा तो दोनों को देखा कि दोनों चन्नी पर खड़े हुए हैं और दोनों के गर्दनों में आधा आधा गराव भी, आधा आधा जो रस्सा होता है वो भी लटका हुआ है और घुटने तक जो है उनका कीचड़ से भरा हुआ है। और फिर वो विद्रोह में मतलब लड़ाई वाला स्नेह की झलक उनके चेहरे से आ रही है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोरम था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो जब झूरी ने उन्हें देखा तो उसका दिल बहुत खुश हो गया और फिर उसने दोनों को गले लगा लिया और बहुत ज़्यादा प्रेम वाला मिलन हो गया दोनों में, तीनों में। और फिर वो सबको चूमने लगा तो गांव के लड़के भी जो हैं तालियां बजाने लगे जमा हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं थी, बट हाँ इम्पोर्टेंट से कम भी नहीं थी, इतना प्यार। तो सारे जो बच्चा पार्टी थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सबको दोनों वीर पशुओं को एक इन्विटेशन कार्ड देंगे। कोई अपने घर से रोटियां, कोई कुछ, कोई गुड़, कोई भूसा, कोई कुछ लेकर उनके पास आ गया खिलाने के लिए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन दिया, दूसरे ने उसका साथ दिया कि इतनी दूर से अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम्हें तो बैलों को खाना खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलती है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ, मजूर की कड़ी ताकीद कर दी गई। बैलों को खाली सूखा भूसा दिया गया। बैलों ने नाद में मुंह न डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सो कहोगे। और फिर बच्चों ने काफ़ी सारी तरफदारी की कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं। तो दूसरा कहता है कि दोनों इतनी दूर से आए हैं। तो तीसरा कहता है कि नहीं, ये बैल नहीं है, ये उस जन्म के आदमी है, यानी अपने पिछले जन्म के आदमी है। झूरी की जो पत्नी थी, जब उसने घर द्वार पर गेट पर देखा बैलों को तो चिढ़ गई और कहती है कि कैसे नमक हराम है, वहाँ पे एक दिन भी काम नहीं किया और भाग खड़े हुए, यानी फटाफट से दौड़ के आ गए। झूरी ने फिर बैलों के ऊपर मतलब बैलों का साथ देते हुए कहा कि नमक हराम क्यों है, चारा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते। उसकी पत्नी ने रौब दिखाते हुए कहा कि बस तुम ही तो जानते हो कि बैलों को कैसे खिलाया जाता है, बाकी सब क्या करते हैं, पानी पिलाकर रख देते हैं। झूरी फिर चिढ़ गया, चारा मिलता तो क्यों भागते। अब फिर उसकी जो पत्नी है वो और ज़्यादा चिढ़ी और कहते हैं कि लोग तुम्हारे जैसे बुद्धू नहीं है कि खाना खिलाया भर पेट और काम नहीं करवाते। लोग खाना खिलाते हैं तो काम भी बहुत कराते हैं, तगड़ी मेहनत कराते हैं। और ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब वो कहती है कि अब मैं भी देखती हूँ कि इन्हें खली और चोकर कैसे मिलता है। सूखे भूसे के समय मैं इन्हें कुछ नहीं दूँगी। वही हुआ,
पूरे दिन की मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। बैलों को सिर्फ और सिर्फ खाली भूसा मिला और बैलों ने जब नाद में मुँह डाला तो बिल्कुल फीका फीका, ना कोई उसमें चिकनाहट थी ना कोई रस था, मतलब खाने में कोई फ्लेवर ही ना आ रहा था उनके खाने में। तो फिर वो गेट की तरफ देखने लगे। झूरी ने मजूर से क्या कहा, मजदूर से जो उसके घर पे था नौकर। तो झूरी कहता है कि इसमें थोड़ी खली क्यों डाल दी। तो कहता है कि मालकिन ने मुझे अगर मैं डालूंगा तो मालकिन मुझे मार देगी। झूरी ने कहा कि चुरा कर डाल दे। तो फिर वो कहता है कि नहीं, अगर मैं अभी चुरा कर डाल दूँगा, उसके कहने मतलब अगर मैं अभी चुरा कर डाल दूँगा तो अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी तो मालकिन का अगले बार तुम ही तो साथ दोगे मालकिन का, ठीक है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। फिर अगले दिन झूरी का साला आया और फिर उन दोनों बैलों को दोबारा लेके चला गया। अब की बार उसने क्या किया, गाड़ी में उन दोनों बैलों को जोता। तो 2-4 बार मोती ने क्या किया कि थोड़ा गड्ढे में, सड़क की खाई में गिरा देने की कोशिश की, पर हीरा जो था वो थोड़ा सहनशील स्वभाव का था, तो उसने उसे संभाल लिया। उसने अपनी मूक भाषा में उसे समझा भी दिया और उसे संभाल भी लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिए। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। जब शाम का समय हुआ और वो लोग घर पहुंचे तो गया ने क्या किया कि पिछले दिन जो उसने शरारत की थी हीरा और मोती ने मिलकर, तो उसकी सज़ा दी और उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सूखा सब भूसा डाल दिया। और जो गया के जो अपने बैल थे उन्हें खली वगैरह सब कुछ डाल के दिया। उन्हें टेस्टी खाना दिया, बट उनको इनके खाने में कोई फ्लेवर ही नहीं आ रहा था इन लोगों को। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की झाड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता और पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। तो अब अगले दिन ऐसा अपमान उन लोगों का हुआ था, पर झूरी जो था वो उन लोगों को कभी फूल की झाड़ियों से नहीं मारता था, यानी उससे बहुत ज़्यादा, दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना उन्हें सम्मान मिल रहा है और इतना सारा मार भी। उन लोगों सिर्फ क्या मिला उन्हें खाने के लिए, सूखा भूसा। उन्होंने क्या किया, नाद की तरफ मुंह भी नहीं देखा। और दूसरे दिन जब गया उन दोनों बैलों को हल में जोतता है, तो फिर दोनों ने जैसे कसम ही खा ली थी कि आज पैर तो उठाना ही नहीं है। गया तो मारते मारते थक गया, पर दोनों में से किसी ने भी अपना पाँव नहीं उठाया। एक बार तो उस निर्दयी हीरा ने हीरा की नाक पे, हीरा थोड़ा सहनशील था ना, तो हीरा की नाक पे उसने खूब डंडे मारे। अब मोती तो था थोड़ा उसे ये सब सहा नहीं गया, वो बहुत गुस्से वाला था, तो उससे ये सब काबू ना हुआ। उसने सब कुछ तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। अब अगर उसके गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ नहीं होती ना उन दोनों के गले में, तो दोनों पकड़ में बिना आते। हीरा ने मुँह भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया तो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। तो हीरा ने उसे अपनी साइलेंट वाली भाषा में, मौन भाषा में कहा कि भागना जो है बेकार है। मोती ने कहा कि तुम्हारी तो आज इसने जान ही ले ली थी। दूसरा कहता है, अब की बार मार पड़ेगी।
तो फिर मोती कहता है कि पढ़ने दो, बैलों को जन्म लिया है तो मार तक कहाँ से बच पाएंगे अब फिर हीरा कहता है कि गया 2 बड़े आदमी को लेके आ रहा है और दोनों के हाथ में लाठी भी है। मोती कहता है कि अगर तुम कहते हो तो मैं इसे मज़ा से चका देता हूँ, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा फिर उसे समझाता है नहीं नहीं अभी खड़े हो जाओ। फिर मोती कहता है नहीं, मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो शांत हुई होती नहीं क्या होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन दोनों बैलों पर इस प्रकार की आत्मीयता हो गई थी कि फिर उसे हीरा समझाते कि नहीं, ये सब हमारी जाति का धर्म ये नहीं है। तो मोती दिल में ऐंठ कर बस रह गया और गया पहुंचा तो दोनों को पकड़ लिया। अब उसके हाथ में लाठी थी, पर इस बार उसने मारा नहीं। बरक्कत उसी की थी, यानी मसलत यानी बरक्कत उसी की थी, क्योंकि अगर वो मारता तो मोती उसे छोड़ता नहीं, मोती भी 1-2 को खूब मारता। ठीक है, तो आज फिर उन लोगों के सामने क्या हुआ, भूसा डाल दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे और जब घर के लोग खाना खा रहे थे तो उसी टाइम एक छोटी सी लड़की आई। दोनों को 2 रोटियां लाई, हाथ में 1 रोटी इसको खिला दी, 1 रोटी उसको खिला दी, दोनों को मुंह में डाल के चले गए। उस 1 रोटी से बेचारे बैल का क्या होता, पर उसकी भूख तो शांत नहीं है, पर हृदय शांत हो गया, मन शांत हो गया, क्योंकि उस बच्ची ने उन्हें इतने प्यार से रोटी खिलाई तो उसे बहुत ज़्यादा अपनापन लगने लगा। वो लड़की जो थी वो भैरव की, तो उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती थी। तो इन दोनों बैलों पर भी अत्याचार देखकर उसके अंदर क्या हुई, अपनापन उभर आया। So this was the part 1. I will bring part 2, but not now. थोड़ी देर में जल्दी लाएंगे हम। तो till then stay tuned and please support me. So how can you support me? By liking, by sharing, and by subscribing. So bye bye for now. We'll meet in the next video. Till then, stay tuned.